हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि जिनके बच्चे अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी स्किल्स अगर किसी पर्सन को दी जा रही है जो कि वो कोई भी काम को परफॉर्म कर सकता है, या ऐसी स्किल्स जो किसी काम को परफॉर्म करने के लिए सिखाई जा रही है, और जो वो स्किल्स एक्वायर करेगा, उस एक्वायर्ड स्किल्स से वो अपना लाइवलीहुड, मतलब वो कुछ ना कुछ काम करके उससे अपनी आजीविका चला सके। मतलब ऐसी स्किल्स जिससे कोई ना कोई प्रकार का काम किया जा सके, ऐसी स्किल्स को वोकेशनल स्किल कहा जाता है। जैसे आज की डेट में अगर हम देखें, हमारे घर पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्किलफुल पर्सन आते हैं। उन्होंने स्किल हो सकता है, उन्होंने जो नॉलेज है या स्किल्स जो एक्वायर की है वो फॉर्मल एजुकेशन से नहीं की होगी। जैसे इलेक्ट्रिशियन है या कोई प्लम्बर है, तो इलेक्ट्रिशियन को अगर हम देखेंगे तो उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई करने की, पढ़ाई की है, पर फिर भी उसको इलेक्ट्रिशियन का पूरा काम आता है। तो उसने ये जो स्किल है, इलेक्ट्रिशियन का जो पूरा काम है, वो अपने गुरु से सीखा है। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंडिया में है, या वोकेशनल स्किल्स जो इंडिया में चल रही है, वो आज की डेट में मैक्सिमम जो है वो गुरु चेला परंपरा जो कहलाती है। मतलब एक गुरु है और एक चेला है। गुरु के साथ में रहते हुए चेला जो है वो सीखते गया। चाहे हम एक और एग्जांपल अगर हम ले, जिसमें हम अपनी गाड़ियां बनवाने के लिए जाते हैं, तो जो मैकेनिक होता है, वो मैकेनिक के पास में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग नहीं है, या उसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेके मैकेनिक का काम नहीं शुरू किया है। वो किसी गुरु के पास में, मतलब कोई मैकेनिक रहा होगा, उसके अंडर में साल 2 साल काम किया, तो वो 2 साल में जितनी भी गाड़ियां उसके पास बनने आई होगी, तो उसने कुछ काम खुद किया होगा और कुछ बेसिक वर्क जो है वो चेले को दिया होगा। तो ये जो छोटा बच्चा है, या जो ये पर्सन है जो अपने गुरु के साथ में रहते रहते स्किल्स डेवलप किया, अब ये स्किल डेवलप करने से चेले के लिए क्या फायदेमंद चीज हुई कि वो जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट रूप से अब 2 साल बाद या 3 साल बाद, कुछ समय बाद में वो इतना स्किलफुल हो गया कि अब वो खुद का एक नया सेटअप डाल सकता है, कुछ पैसे लगा के, और वो उस काम को करके अपनी आजीविका चला सकता है। तो ऐसी स्किल्स जो कि एक पर्सन को, या एक पर्सन के पास में होनी चाहिए, जो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, तो ऐसी स्किल्स को वोकेशनल स्किल्स कहा जाता है। ठीक है। अब ये वोकेशनल स्किल्स जो है वो अभी तक के अपने फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आया था। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब कि अगर कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो अभी तक के स्कूल या कॉलेज में ऐसी कोई स्किल्स नहीं पढ़ाई जाती थी जो कि एक ऐसी स्किल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड हो, या कोई वेल्डर से रिलेटेड हो। इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, कोई ऑटोमोटिव टेक्नीशियन है, या कोई पंचर बनाने वाला है, या कोई कारपेंटर है। ये सारी चीजें हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा अभी तक के नहीं पढ़ाई जाती है। हम क्या सोचते हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी तक की जो चलती आ रही है इंडिया में, उसमें ऐसा था कि वो इस सोच के साथ में बनाई गई थी कि एक पर्सन PP1 या नर्सरी में एडमिशन लेगा, वो 12th तक के पूरी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, 12th के बाद में वो अ, किसी कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद में वो किसी इंडस्ट्री में, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन
कंप्लीट करने के बाद में वो कहीं न कहीं ऐसी जगह पे काम करेगा जो जिससे उसकी आजीविका उसको मिल सके। पर इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लैक कर रहा था, वो ये था कि हमारे स्कूल में जितने बच्चे नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, सारे के सारे बच्चे 12th पास नहीं करते। कई लोग क्लास 5th के बाद में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई लोग 8th के बाद में छोड़ देते हैं, कई 10th के बाद में छोड़ देते हैं, कई 12th तक के पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन में मतलब इस कॉलेज में नहीं जाते। तो जो ये ड्रॉप आउट्स है, ड्रॉप आउट के पास में तो आगे एक्वायर करने के लिए स्किल्स मिली ही नहीं, या उसने आगे कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो ली नहीं। अब जब लिया नहीं है तो वो अब आगे बढ़ेगा कैसे, है ना? अगर किसी भी पर्सन को काम करना है तो उसको कुछ ना कुछ आना चाहिए। आएगा कब? आएगा तब जब वो सीखेगा। और हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में ये चीज अभी नहीं थी कि किसी बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बट उसको कारपेंटरी या पेंटिंग में बहुत ज्यादा शौक है, या उसे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा शौक है। तो अभी तक के तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई फॉर्मल कोर्स इतना ज़्यादा पॉपुलर है नहीं कि आप पर्टिकुलर एक कोर्स को कर लो तो आपको इक्विवेलेंट टू 12th क्लास माना जाएगा या इक्विवेलेंट टू 10th क्लास माना जाएगा। मतलब ऐसी एजुकेशन, ऐसी ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग को आप किसी फॉर्मल एजुकेशन के साथ में मैप कर सको, ऐसा सिस्टम अभी तक के इंडिया में नहीं था। पर कुछ समय पहले एनसीवीटी, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो ये जो एक बॉडी है, एनसीवीटी जो बॉडी है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स को बनाती है, सॉरी बनाती नहीं है, अप्रूव करती है। बनाते इसके अंडर में जितने भी अवार्डिंग बॉडी है वो है। अवार्डिंग बॉडी मीन्स एक ऐसी संस्था जो कि कोर्स को डेवलप करेंगे। कोर्स मैं भी यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक के हमने सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज जो सुनी हुई है सिलेबस से रिलेटेड, वो है कोर्स। जबकि वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम में इस कोर्स को कोर्स ना बोल के उसका एक प्रॉपर नाम दिया गया है। उसका नाम है क्वालिफिकेशन पैक। ये क्वालिफिकेशन पैक जिसके बारे में आज हम अभी यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए मतलब मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, तो ये जो क्वालिफिकेशन पैक है ये आप आगे आने वाले समय में बहुत सुनेंगे। हो सकता है कि किसी स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग इसी साल से शुरू हो गई हो, या हो सकता है कि अगले 1-2 साल में शुरू हो। तो जब ये वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू होगी तो वहाँ पे उनको एक वोकेशनल कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो जो वोकेशनल कोर्स है वो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम में अ, वो कोर्स ना कहला के उसको कहा जाता है क्वालिफिकेशन पैक। तो क्वालिफिकेशन पैक क्या होता है, इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे समझा जाए कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं इसमें, और इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो अभी हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं एक के बाद एक करके। जो क्वालिफिकेशन पैक का मतलब होता है, जैसे क्वालिफिकेशन पैक का मतलब ये अपने को एक चीज समझ में आ रही है कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए किसी एक चीज, एक स्किल्स से आप कोई भी काम 100% परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो ऐसे काम को परफॉर्म करने के लिए कुछ पैक की जरूरत होती है, मतलब एक से ज्यादा अलग 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 प्रकार की चीजें अगर मिल जाए किसी एक आदमी के पास में, अगर 4-5 स्किल्स हो। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि अगर किसी को किसी ऑफिस में काम करना है, तो ऑफिस में काम करने का मतलब ये तो नहीं है कि खाली उसको ऑफिस में सामान प्रोक्योर करना है, उसको सामान प्रोक्योर भी करना होगा। अगर कोई एडमिन ऑफिसर जो होता है, एडमिन ऑफिसर मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि एक ऑफिस के सारे काम को मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। तो उस पर्सन को सिर्फ प्रोक्योरमेंट नहीं आना चाहिए, उसको साथ ही साथ में कंप्यूटर का स्किल्स भी आना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर वो परचेस ऑर्डर बना रहा है तो परचेस ऑर्डर बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में बनाएगा।
उसको कंप्यूटर में कुछ लेटर टाइप करना होगा, कुछ एक्सेल में डेटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो उस पर्सन को क्या-क्या आना चाहिए? अगर हम सिंपल सी बात करें, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रोक्योरमेंट और कोई भी सामान को कैसे मैनेज करके रखा जाता है, कब-कब ऑफिस में जैसे हाउसकीपिंग को मैनेज करना है, हाउसकीपिंग में कौन-कौन से आइटम की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को टाइमली वहाँ पे अरेंज करके रखना है। सपोज़ क्लीनिंग के लिए अगर हमें अगर लिक्विड की ज़रूरत है, मतलब कोई सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, तो वो भी अपने को अरेंज करके रखना है। सपोज अगर कोई एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऊपर में हमारा एक प्रोजेक्टर लगा हुआ रहता है, एक कंप्यूटर लगा हुआ रहता है, फिर सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन है, वहाँ पे साथ में व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली सही तरीके से काम कर रही है और सारी चीज़ें ट्रेनर के पास में अवेलेबल है। ये सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा एक एडमिन ऑफिसर को। तो उसको ये सारे चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर का ऑपरेशन कैसे होता है, प्रोजेक्टर का ऑपरेशन कैसे होता है, या ब्लैक बोर्ड के लिए अपने को उसको पेन भी अरेंज करके रखना पड़ेगा। अगर क्लास थोड़ी 1 घंटे की है या 2 घंटे की है, तो बीच बीच में जो ट्रेनर है या स्टूडेंट है, उनके लिए कुछ पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए वहाँ पे। तो 2-3 घंटा लगातार कोई बोलता तो है नहीं, तो साथ में उनको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सपोज वो खड़े होके बोल रहे हैं, तो 3 घंटा खड़े होके तो नहीं बोलेंगे, तो वो एक चेयर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो सारी एक्टिविटीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो ये सारा चीजें अरेंज कौन करेगा? ये सारी चीजें अरेंज करेगा एक एडमिन ऑफिसर। अब एडमिन ऑफिसर को ये सारी चीजें सपने में तो नहीं आएगी कि ये सारी चीजें उसको तैयार करके रखनी है। उसको पहले एक एडमिन ऑफिसर का काम क्या 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 होता है, वो चीज कहीं ना कहीं लिस्ट डाउन की गई होनी चाहिए। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा कोर्स अगर बना दिया जाए जिसमें उसको सारी चीजें दी जा रही है, जैसे कि क्लास का अरेंजमेंट कैसे होता है, प्रोक्योरमेंट कैसे किया जाता है, हाउसकीपिंग कैसे मैनेज की जाती है, हो सकता है वो कुछ एचआर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो, जैसे अटेंडेंस मॉनिटरिंग का है, फिर अटेंडेंस में मैनुअल अटेंडेंस भी होती है और मशीन से भी होती है, बायोमेट्रिक मशीन से भी आजकल अटेंडेंस हो रही है, तो उसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन से कैसे अटेंडेंस निकाला जाता है, तो ये सारी चीजें उस एडमिन पर्सन को पता होना चाहिए। तो कोई एक चीज से वो कंप्लीट नहीं सीखता है, इस वजह से एक से ज्यादा चीज अगर वो उसको सिखाई जाए। अब साथ ही साथ में वो जब भी ये सारी चीजें करेगा, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए उसकी। मतलब जब वेंडर से बात कर रहा है, तो वो नेगोशिएट करना पड़ता है, नेगोशिएट करने के लिए आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तभी तो आप सामने वाले से डिबेट करके या नेगोशिएट करके आप अपने टर्म्स पे या तो अपने रेट पे या तो अपने टाइम के अनुसार आप सामने वाले को बोलोगे कि मुझे ये सामान पर्टिकुलर इस दिन में चाहिए, इस तरह से चाहिए और इस रेट में चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसको सिखाई जानी पड़ेगी। तो इस वजह से कोई भी जो क्वालिफिकेशन पैक होता है, मतलब जो वोकेशनल ट्रेनिंग में जो कोर्सेज बनाए जाते हैं, वो उसमें सिर्फ एक चीज नहीं होती, एक से ज्यादा अलग अलग चीजें होती है, जिसको मिला के एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन पैक बनाया जाता है। तो जो चीजें जोड़ी जाती है, वो सारी चीजें कहलाती है नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, जो कि हमारे इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहला पॉइंट है कि नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, जो कि नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा स्टैंडर्ड जो कि पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में एक जैसा हो। अब एक एडमिन ऑफिसर जो कि कश्मीर में काम कर रहा है या कन्याकुमारी में काम कर रहा है, दोनों के लिए लगभग चीजें एक जैसी होगी। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, बट काम करने का जो तरीका है, काम करने का तरीका है, उसको कंप्यूटर में जो एक्टिविटीज करनी है, उसको रिसोर्सेज जो अरेंज करने के हैं या रिसोर्सेज को कैसे मॉनिटर करना है, वो टाइमली उसको चेक कर सके, ये सारा जो प्रोसेस है, ये सब एज इट इज एक जैसा ही होता है, चाहे वो कन्याकुमारी में काम कर रहा हो, चाहे वो केरला में काम कर रहा हो। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई पर्सन केरला में ट्रेनिंग लिया है, और वो आदमी चाहता है कि अब मैं
कहीं दिल्ली में आ जाऊं या फिर कश्मीर चला जाऊं, तो वो जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लैंग्वेज का बैरियर होगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ सकता है कि केरला में साउथ की लैंग्वेज चल रही है और नॉर्थ में जो लैंग्वेज है वो जनरली हिंदी बोली जाती है। तो वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम उसको हो सकता है। बट काम करना तो वो, जो काम केरला में कर रहा है वही काम वो नॉर्थ में करेगा, या वेस्ट में करेगा, या ईस्ट में करेगा, या सेंट्रल इंडिया में करेगा। तो सभी जगह एक जैसा स्टैंडर्ड की पढ़ाई अगर कराई जाए, तो उससे क्या होगा कि मोबिलिटी, मतलब एक पर्सन को दूसरी जगह अगर जाने का हो, इवन ये जो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग में, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी मैप किया जाता है, ताकि अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर भी जाके अगर काम करना चाहे तो वो पॉसिबल हो सके। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सब नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स में बताई जाती है, और हर काम का एक एक नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बनाया जाता है। एक से ज्यादा नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स को मिला के एक क्वालिफिकेशन पैक बनता है। मतलब एक क्वालिफिकेशन पैक में एक या एक से ज्यादा नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। अब जो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, हालांकि हम इस सारी चीजों को आगे भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं सभी टॉपिक पे, तो उस समय हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या काम करना है ये चीज मेंशन होता है। तो जो काम होता है उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस, और हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड मापदंड मापदंड बनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। मतलब एक ऐसा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो कि पूरे इंडिया में एक जैसा हो, ठीक है, अक्रॉस एनी कंट्री, एनी सेक्टर। कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर एडमिन ऑफिसर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, तो मोर और लेस सेम एक्टिविटी वो किसी नॉर्मल ऑफिस में भी कर सकता है, या वो किसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी सेम एज इट इज काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे मेंशन, किस चीज से मेंशन की जाती है, वो होता है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में दो तीन चीजें होती है। जब हम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तब हम उस पे डिटेल में करते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन पैक के अंदर में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आपको काम करने के लिए कोर स्किल्स की जरूरत होती है, जो आपके डायरेक्टली परफॉर्म, मतलब काम को परफॉर्म करने से डायरेक्टली लिंक है उसका। पर सपोज अगर आपको एक काम दिया गया कि आपको वेल्डिंग करनी है, और वेल्डिंग करने के बाद में आपको बता देना है कि वेल्डिंग कैसे की या कितना कंप्लीट हुआ, आज दिन भर में आपने जो काम किया वो काम कितना किया और कैसा किया। ठीक है, तो किसी पर्सन को अगर वेल्डिंग का काम आता है, कोर स्किल्स, तो उसको वेल्डिंग करने आ गया, उसने जो भी दो मेटल है, दो मेटल को ज्वाइंट कर दिया, ये तो उसका कोर काम था, तो उसने कर दिया, कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, इसके जॉब का सेकंड पार्ट ये है कि जो उसने काम किया है, कितना काम किया, उसको रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है अपने सीनियर के पास में। अब उसने वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग करने में उसको बताना होगा ना कि मैंने कितने साइज की वेल्डिंग की। मैंने 10 मीटर वेल्डिंग की, 5 मीटर वेल्डिंग की, या मैंने 10 पाइप को जोड़ा, ऐसा बताना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कोर काम तो नहीं है। कोर काम को छोड़ के उसको एक एडिशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कहलाती है राइटिंग स्किल्स, राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये सारी जो रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स जो रहती है, और सपोज वो वेल्डिंग कर रहा है, अगर उसने वेल्डिंग बहुत हल्के में की, हो सकता है आगे चल के वो टूट जाए। तो इसको ये भी पता होना चाहिए ना कि अगर मैं कोई काम को अगर बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करूंगा तो होगा क्या, प्रॉब्लम ये होगी कि आज तो वो काम चल गया, बट कुछ समय बाद वो टूट जाएगा। टूट जाने से क्या है कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये कोर काम नहीं है, बट ये एक एनालिटिकल स्किल्स है, जो एक पर्सन के पास में जानकारी होनी चाहिए
कि अगर आप कोई काम बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके मतलब काम अच्छे से नहीं करने के कारण कहीं ना कहीं किसी और को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे मेंशन की जाती है? ये सारी चीजें मेंशन की जाती है जब आप नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड लिखते हैं, तो उसमें आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मेंशन करते हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बाद में आपको लिखना होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपके जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, मतलब जो आपने परफॉर्मेंस राइट किया है कि आपको ये परफॉर्म करना है, ये आपको इस तरह से काम करना है, तो उस काम में और एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है जो कि नॉन टेक्निकल होगी, नॉन टेक्निकल नेचर की भी हो सकती है, टेक्निकल नेचर की भी हो सकती है, उससे सामने वाले को क्या नुकसान हो सकता है। सपोज एक और चीज है, हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, पर उसमें हम एनर्जी का वेस्टेज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सपोज अगर कहीं आप काम कर रहे हैं और वहां पे काम करने में आपको एक ट्यूबलाइट से काम चल जाता है, वहां पे आप 4 ट्यूबलाइट जला के रखे हो, काम तो उतना ही हो रहा है, काम तो ज्यादा या कम नहीं हो रहा है, बट एनर्जी वेस्टेज जो हो रहा है, 3 एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट का जो एनर्जी वेस्टेज है वो हो रहा है। तो एनर्जी एनर्जी को फालतू वेस्ट करना, ये एक तरीके से ये है कि आप एक नेशन के रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो। अगर ये एनर्जी यहाँ पे नहीं मिलके किसी और को मिली होती तो उसको हो सकता है कि ज्यादा फायदा मिला होता, है ना। जहाँ पे जरूरत थी वहां पे लाइट नहीं है, और जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे जरूरत से ज्यादा लोग लाइट जला के रखे हुए हैं। या किसी काम को करते समय मेटल, सपोज अगर वेल्डिंग वाला ही एग्जांपल हम ले, तो वेल्डिंग वाले में हमने देखा कि वेल्डिंग कर लिया, वेल्डिंग करते समय उसका वेस्टेज भी होता है, तो वेस्टेज को मिनिमाइज करना ये इस पर्टिकुलर पर्सन का टास्क है। एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में ये भी मेंशन रहता है कि आपको वेस्टेज कम करना है, और ये जो वेस्टेज हुआ है इस वेस्टेज को डिस्पोज कैसे करना है ना। आप ऐसा तो है नहीं कि उसको कहीं पे भी फेंक दोगे। जैसे हमने आज की डेट में सुना है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जितनी भी चीजें होती है, अ, उसका डिस्पोजल अलग तरह से होता है। गीला वेस्टेज जो होते हैं, मतलब जो गीले जो कि एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, उसको हम अलग एक पॉलिथीन में रखते हैं या अलग डब्बे में रखते हैं। दूसरा, सूखा कचरा जो रहता है वो हम एक अलग डब्बे में रखते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो गीला वेस्ट है, जो प्लांट वेस्ट है, या फिर जो ह्यूमन वेस्ट है, जो कि डिकम्पोज हो सकता है, उसको एक अलग जगह पे उसको या अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पर्सन को ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हम ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं अपने काम में, एनर्जी एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ाएं, कम एनर्जी में कितना ज़्यादा हम आउटपुट ले सकते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचें। ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक पर्सन को एडिशनली पता होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम देयर कोर कॉम्पिटेंसी, या जो कोर काम है उसको छोड़ के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन होती है? वो होती है नॉलेज में, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में एक और चीज ऐड होती है जिसको कहते हैं जेनरिक स्किल्स। जेनरिक स्किल्स का मतलब यह है कि आप जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, आप कोई भी काम करोगे तो आपको तो रीड करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है आप एक मतलब जो लिटरेचर पढ़ रहे हो ऐसा तो नहीं होगा, बट हाँ, आपको जो आप काम कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट या टूल्स को यूज कर रहे हो तो उस टूल्स को किस तरह से यूज किया जाना है, उसके पैरामीटर्स कहाँ पे लिखा हुआ है। आप छोटी सी कोई भी चीज प्रोक्योर करके लेके आते हो तो उसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है ना कि उस पर्टिकुलर चीज को आपको कैसे यूज करना है। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का और इंस्ट्रक्शंस को समझने का इतनी तो रीडिंग आनी चाहिए। अब रिपोर्ट राइटिंग में आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा थीसिस लिखना है, बट एक पर्सन को उसने क्या काम किया 2 लाइन में लिखना उतना तो आना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो होती है वो जेनरिक स्किल्स में बताई जाती है, जो कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट पार्ट में आता है। ठीक है, फिर एक क्यूपी, ये जो क्वालिफिकेशन पैकेज का शॉर्ट फॉर्म क्यूपी है।
तो जो क्वालिफिकेशन पैक होता है, उस क्वालिफिकेशन पैक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जो हम अभी इसके आगे वाले उसमें देखेंगे। फिर इस क्वालिफिकेशन पैक का जो भी कोर्स बना है, इस कोर्स का कोर्स तो बन गया। कोर्स को बनने के बाद में क्या रहेगा, इसका एग्जाम होगा। एग्जाम होगा तो क्या होगा, कोई कैंडिडेट पास होगा, कोई कैंडिडेट फेल होगा। तो असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे किसी पर्सन को पास या फेल डिक्लेयर करेंगे। तो वो जो क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया मेंशन रहता है यहाँ पे असेसमेंट क्राइटेरिया में। और असेसमेंट में अलग अलग नॉस जो होते हैं, एक से ज्यादा नॉसेस होते हैं। हर नॉस का वेटेज एक जैसा नहीं होता है। जो कोर नॉस होते हैं, जो कि मेन काम जो है, उस कोर नॉस का जो वेटेज रहता है वो ज्यादा रहता है। और जो नॉन कोर नॉस है, नॉन कोर नॉसेस में जैसे कि आपको एक टीम मैनेजमेंट करने आनी चाहिए, टीम में काम करने आना चाहिए। फिर दूसरा, आप अपनी खुद की हेल्थ या अपने साथी लोगों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकें, इसके बारे में ये नॉन कोर स्किल है, जो कि स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है या कैंडिडेट को पढ़ाई जाती है या बताई जाती है। ठीक है, या फिर ये इसमें क्वालिफिकेशन पैक में ये मेंशन रहता है। ठीक है, तो हम एक एक करके अभी आगे बढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ों को देखते जाएंगे। तो